बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल, और मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहा। और मुझे लगता है काफ़ी ठंड हो गई है इस्लामाबाद में, वो इसलिए क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि लाहौर में एक बार फिर से ऐसा फील हो रहा था कि जनवरी और इस वक्त दिसंबर ही चल रहा है, क्योंकि जाती जाती सर्दी ने एक बार फिर से ऐसा कम बैक मारा है कि आज मुझे फील हो रहा था कि दोबारा से वो तमाम तर जैकेट्स जो रख दी थी कि चलो अगले साल निकालेंगे, वो दोबारा से निकाल लेनी चाहिए। तो एक दफ़ा एक हैसल मेरे ख्याल में आपने मेरे लॉन्ग कोट देख लिए तो ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि कभी आप कोयटा गई हैं तो कोयटा में बड़ी इस किस्म की ठंडी ठार हवाएं होती जो जिन्हें हड्डियां तोड़ हवा कहा जाता है, और वो कमाल की सर्दी होती है वहां पे, और उसी तरह का मौसम इस्लामाबाद में है। और कल तो बहुत ज्यादा ठंडी ठार हवाएं चल रही थी, बल्कि आज सुबह भी उसी तरह ही मौसम है। लेकिन ये है कि धूप है तो धूप के साथ वो ठंडी ठार हवाओं का सिलसिला चल रहा है। और आपकी बात दुरुस्त है कि अचानक, क्योंकि हमें याद है मेरे ख्याल में फरवरी के महीने में मैं जब लाहौर आया था पिछले साल, तो 16 तारीख को वहां पे पंखे लगे हुए थे और यहाँ पे भी गर्मी हो चुकी थी। लेकिन इस बार मार्च का महीना और मौसम का अचानक बदलाव जो है वो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, जिस पर हम कल भी सेगमेंट कर चुके हैं कि ये तब्दीलियां जो बहुत तेजी से हमें दिखाई दे रही हैं। रेगुलर नहीं कहा जा सकता इनको। और अगर हम मौसमों के एतबार की बात करें, सीजन्स की बात करें, तो एक के बाद एक सीज़न अपने टाइम पर आता था और अपने टाइम पर जाता था। लेकिन पिछले 4 सालों से ये प्रैक्टिस जो है आप देख रहे हैं कि हमेशा हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इस तरह का मौसम होगा, लेकिन जनाब मौसम तो ऐसा है। लेकिन एक और अच्छी बात जो हरमीत बाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम उसी से अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन मौसम का हमें देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ी धूप निकल आती है और थोड़ी ठंडी हवा चलती है, तो इसलिए मूड भी आजकल लोगों का काफ़ी अच्छा है। वो इसलिए भी अच्छा हो गया क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें जो एम्बिग्विटी का शिकार थी वो भी क्लियर होना शुरू हो गई हैं। कल इस मुल्क को अपना वज़ीर आज़म मिल गया 2024 के इंतखाबात के बाद। शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। कल बाकायदा तौर पर उन्हें हल्फ उठा लिया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया, और उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि सब 9 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान की अगर बात करें तो आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त MQM से रब्ता किया है, और ये रब्ते तो खैर पहले ही बहुत देर से हो रहे थे, लेकिन अब वो ज़रा रब्ते तेज़ हो गए हैं और उनसे एक बार फिर से कहा है इत्तेहाद करने के लिए, और उनका जवाब अभी आना बाकी है। तो खैर इस सारी सिचुएशन पर हरमीत हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आम पब्लिक की बात करें तो जनाब वो ज़िंदगी तो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि गैस की जो नर्ख बढ़ गए और पेट्रोल जो है वो एक बार फिर से बढ़ गया, और उसके बाद फिर अब जो आने वाले बिल हैं बिजली के वो अब काफ़ी आम आवाम को परेशान कर रहे हैं। तो मतलब उनके मसाइल तो हरमीत वैसे के वैसे ही हैं। देखिए सुहा, मुश्किलात तो इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम तो घिरी हुई है मुश्किलात से। और अगर जो नई गवर्नमेंट है, खासकर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी और कहा गया कि शहबाज शरीफ का ख्याल रखें, नवाज शरीफ साहब ने कहा, तो जरदारी साहब ने कहा कि हम यारों के यार हैं भाई साहब, आप परेशान मत हो, हम इसके साथ खड़े। लेकिन एक चीज़ वो ये है कि अब आलमी दुनिया मंडी की बात की जाए तो वहाँ पे पेट्रोल और दीगर मादनियात, खासकर तेल की जो ज़खायर हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही है और उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे हल्फ उठाया उसके बाद ऐसा लगता है कि मार्च यानी 15 मार्च से मज़ीद पेट्रोल मसनूआत के कीमतों में इजाफा हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो ये है कि IMF से आपने जो है जो नया पैकेज आना है तो उसके मुताबिक तकरीबन 18% जो है GST आप पर लागू होगी, ये पेट्रोल पर होगी। तो फिर मेरे ख्याल में जो पेट्रोल की जो कीमत है वो 400 तक तो पहुंच जाएगी। तो फिर वही अवाम बिल आएगी, और वो जो यारों के यार हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपना मुंह मोड़ ले, क्योंकि हमने तो उनको सियासतदानों को ऐसे देखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जी अब ये कैलकुलेशन ये है कि अगर हम स्पीकर्स की बात करें, डेप्यूटी स्पीकर्स की बात करें, वज़ीर आला की बात करें, गवर्नर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें तो किसी हद तक क्लियर हो गई हैं। अब एक ही क्वेश्चन मार्क है, वो है सदर पाकिस्तान का, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी अब मुख्तलिफ राब्ते कर रहे हैं। किससे किसका कितना राब्ता हुआ है इस पर हम बात कर लेते हैं। NBC हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है नासिर बेगचुगतई, सीनियर एनालिस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, हाउ आर यू? Have a very cold good morning. Very cool good morning. Good morning sir. It's always good to see you sir on the show. Thank you so much for joining us. सर कहिएगा कि राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इन राब्तों की पहले तो क्या जरूरत थी, और अगर थी तो क्या ये राब्ता जो उन्होंने किया है अब इससे फायदा होगा आसिफ अली जरदारी को? अभी जो आप लोग एक अलमनाक ट्रेजेडी
बयान कर रहे थे, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, गैस प्राइसेस की, और मुस्कुराते बयान कर रहे थे। तो हरमीत और आपकी नजर एक शेर है सोहा, हाय ये इरशाद। मुस्कुराते जरूर हैं लेकिन, मुस्कुराते जरूर हैं लेकिन जेरे लब आह भी बढ़ते हैं। ओए होए क्या होए, बात है, क्या बात है जो सर। छुपाने के लिए Accurate। आने वाला वक्त बुरा है, ये तय बात है, ओए होए होए होए। क्योंकि अभी तो उसने स्लैब भी मांग लिए हैं IMF ने। हो हो। कहा तनख्वाहों के स्लैब कम करें आप, मतलब ये हरमीत की मेरी सुहाग की तनख्वाह के टैक्स में इजाफा हो जाएगा। लो जी। तो अब ये चले, ये बुरी बुरी बातें ये सुबह नहीं की जाए तो बेहतर है। लेकिन सच तो है ना सुबह सर, क्यों? सही आप कह तो सच ही रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी भी कोशिश यही होती है कि ऑप्टिमिस्ट होकर हम प्रोग्राम का आगाज करें, लेकिन ये आने जो वाले चैलेंजेस हैं। हकीकत है ना, हम्म, हकीकत को छुपा नहीं सकते हम, सच्ची बिल्कुल बात ठीक, ये है। बिल्कुल ठीक। आवाम से हम ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा होने वाला है। मैं तो समझता हूँ सब बुरा होने वाला है। ओ या अल्लाह। इस बुरे को थोड़ा काबू कर सके, वो कामयाबी होगी, वो बेहतरी होगी। अदरवाइज हरमीत ने कहा कि आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ रही हैं तो हौलनाक है, और जितना ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी बहरे अमर में, बहरे अरब में, बहरे हिंद में, जब तेल के रास्ते रुकेंगे वहाँ कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। आपके काबू में नहीं है। खैर एनीवे, आपका सवाल किया था, माफ कीजिएगा सर जी, सवाल मेरा ये था कि राब्ता किया है आसिफ अली जरदारी ने MQM से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। उन्होंने कहा है कि भी होल्ड करें, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो क्या आपको लगता है इस राब्ते की जरूरत थी? वैसे भी तो आपको कौन नजर आ रहा है सदर पाकिस्तान? मेरा ख्याल है ये सवाल MQM से पीपल्स पार्टी का राब्ता मैं 30 साल से देख रहा हूँ। हाँ। एक दूसरे पर घूसालात होती रहती है। MQM आसमान फाड़ देती है, वडेरा शाही और लूट लिया पाकिस्तान को, और चोरी कर लिए 22,000 अरब रुपए। अब 22,000 अरब रुपए, हरमीत आपसे हिसाब लगा के मुझे व्हाट्सएप कर दिए कितने बन जाएंगे। कैलकुलेशन करके। तो ये चोरी कर लिए, उसके बाद कहती है तो हमारी मुफाहमत तो हमारी पुरानी रिवायत है। कल का बयान नहीं सुना आपने उनका? कह लग रहे थे मीटिंग के अंदर, चादर ओढ़े बैठे थे वो अपने अचकजई साहब की तरह, कह लग रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमें दरख्वास्त मिली है मुफाहमत की, तो मुफाहमत की तो हमारी एक तारीख है और हम कल जवाब दे देंगे। तो जवाब देना और लाना रिश्तों की तरह होता है। रिश्ता दे दिया उनका, तो हम सोचेंगे और सोचते हैं अफर्मेटिव में, तो ये कोई मसला नहीं है। जरदारी साहब दोबारा हमारे सदर जा रहे हैं, ये बात तय है। सफाई भी उसकी हो गई है, सुना है। स्प्रे कर दिया गया वहाँ पर बहुत अच्छा वाला, उनको खुशबू पसंद है उनको, तो वो जा रहे हैं और कोई मुकाबले पर उनके नहीं है। अचकजई साहब एक बहुत कौम परस्त, बहुत अच्छे लीडर हैं, दो टोक बातें करने के आदी हैं। बाज़ औक़ात ख्वाजा आसिफ की तरह ओवरबोर्ड हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ भी होते हैं, एहतजाज भी हुए, वो भी हुए, कोई जुर्म तो नहीं है ये यहाँ पर। तो अच्छा मुकाबला है, तो ऐसे अफराद। सब एक और चीज इस वक्त, एक तो जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो चीजें हमारे सामने आ रही है, लेकिन कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, और आप अगर हम देखें असम्बलियों के हवाले से, तमाम तरह असम्बली और कौमी असम्बली बशमूल कौमी असम्बली 77 मखसूस नशिस्तें जो है वो उनसे ले ली गई हैं। अब वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम भी कर दी गई और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। सो ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि आगे क्या कोई जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर ये मामला जाएगा तो क्या कोई फायदा आपको नजर आता है उनको पहुंचेगा? क्योंकि बारहा बाप पार्टी की मिसाल दी जाती है कि उनके साथ भी यही कुछ हुआ था, फिर उनको ये सीट दी गई थी। रवित, आप मेरा शायद फेसबुक देखते हो और इस बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो घुमा फिरा के बात करूँ। आपको अंदाजा हो गया होगा मेरे बारे में। बिल्कुल सर। बात यह है कि जो PTI ने बुनियादी गलती की वो ये की कि सियासतदानों के बजाय वकीलों को सामने लेकर आए थे, और वकीलों ने जो गलती की वो इंतखाबात में गलती की। अपने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे आप, अभी भी कराए ना आपने, जो वो भी खतरे में पड़ रहे हैं, अभी भी कराए आपने। वो उस तरह कराए थे, मसला नहीं होता, लेकिन आपने नहीं कराया। आपके ख्याल में एक ड्रामाबाजी करके आप सब कुछ कर सकते थे, और वो सब उल्टा हो गया।
फिर आपने एक पार्टी से मुफाहमत की जो प्लांटेड थी, ये मेरे लफ्ज़ सुन लीजिएगा आप, जो पार्टी प्लांटेड थी पीटीआई नजरियाती, उससे मुफाहमत किया आपने कि इसके पास बैट और बल्ला है, वो एंड वक्त पर उसने पीठ दिखा दी, रह गया। फिर आपने किससे मुफाहमत की? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। ठीक है। ये क्या है भाई, जो पार्टी आम इंतखाबात में गई नहीं, 51 आर्टिकल, कि जो पार्टी आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी उसको खुसूसी नशिस्तें मिलेंगी। जिस पार्टी ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, लिस्ट ही पेश नहीं की, वो कैसे हो? आपने भी नहीं पूछा उससे कि यार आपके कितने उम्मीदवार हैं, बल्कि उसका सरबराह भी आजाद उम्मीदवार जीता है उस पार्टी का, इत्तेहाद लड़ा है वो। ये मसला हुआ, कई मसले हुए, तो वहां से शुरू करने अगर आप गलती पे गलती गलती पे गलती गलती, अब कल जिस तरह बैरिस्टर गौहर रैश हो रहे थे असेंबली के अंदर, इट वाज वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी कि अगर ये आदमी अदालत में वकालत करता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, तो मुकदमे क्या लड़ता होगा ये कि भुट्टो का नाम रख लिया तो भुट्टो नहीं बन सकते, और द हेल इट इज। अच्छा तो ये अच्छा बेग साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेकिन मैं एक बात और जी 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 कहीं कहीं कंटिन्यू करें जी। कि इलेक्शन एक्ट के तहत अगर ये अकल से काम लें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट ना जाए तो बेहतर है, हाई कोर्ट जाएंगे फिर टाइम लगेगा, जैसे पेशावर गए थे पहले, ये सुप्रीम कोर्ट जाए सीधे सीधे कि जी ये हो गया, केस कमजोर है, अगर अच्छा प्लीड कर दिया आपने तो शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज मिलने का कोई इम्कान नहीं। अच्छा सर, ठीक कह रहे हैं सर, मुझे इस पर ज़रा थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। आपके सारी सिचुएशन में जो बार बार कहा जा रहा है कि तरजीहाती लिस्ट जो है वो, मौक़िफ़ तो यही बनाया गया है ना कि तरजीहाती लिस्ट जो है वो नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस इत्तेहाद से एक्सक्लूड भी कर देते हैं, तो फिर आपकी नज़र में ये फैसला किस तरह से कि मखसूस नशिस्तें तो अब नहीं मिल रही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन आपको जनरल नशिस्तों पर ही इक्तफा करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद फिर देखिए 2/3 की अक्सरियत भी हो जाएगी ना इन तमाम तर पार्टीज़ की जो कि मिलकर इत्तेहाद बनाए बैठी हैं। तो आप क्या समझते हैं इस फैसले को इंटायरली कि 2019 से रिलेट किया जा रहा है बार 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 बार, तो क्या वाकई मतलब ज्यादती हुई है या बस ठीक है? नहीं, मगर आप बाप पार्टी का जिक्र कर रही है। जी जी जी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, तो इंतखाब लड़ के आए थे वो लोग, तो वो जैसे भी इनको बनाया गया था वो एक अलग कहानी है। स्पेयर पार्ट्स कहाँ से लाए, टायर कहाँ से लाए, ट्यूब कहाँ से लाए, ऑयल कहाँ से डाला गया, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन वो पार्टी बन के आए थे और प्रोसेस में आए थे, इंतखाब लड़ के आए थे वो लोग, ऐसा नहीं है। ये तो सुन्नी तहरीक तो इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उनके अपने उम्मीदवार आज़ाद होकर आए। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये ना, लेकिन ये कि मैं इसमें एक बात अर्ज करना चाहूंगा जी जी जी, कि आईनी छोड़ें इसको, आप कानूनी छोड़ें, ये गैर अखलाकी है, गैर अखलाकी, ये गैर अखलाकी, ये किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना जाली पटवारी से मिलकर और लोगों से मिलकर, ये मुनासिब नहीं है। और लेकिन मैंने वो फैसला ये पढ़ा है पंजाब के रुकन कमीशन का कि ये सीटें किसी को ना दी जाएं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बिल्कुल ठीक फिर है। हरमीत कहाँ जाएंगे? फिर मेरा दोस्त एक और चीज, एक तो अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, खासकर जो गम और गुस्सा 8 फरवरी को हमने अवाम का देखा, इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ फैसले बड़े मुतनाज़ा भी आए। अब ये फैसला जो आए, आप जो फरमा बिल्कुल दुरुस्त फरमा, लेकिन एक और चीज सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भतीजी वज़ीर आला है, चाचा ताया जो है वज़ीर आज़म बन चुका है, मुफाहमत की बात की दोनों ने, लेकिन मुफाहमत शुरुआत से हम ये देख रहे हैं कि जब से वज़ीर आला का मनसब संभाला है मरियम नवाज साहबाना, एक कारकुन जो है वो अपनी जान गंवा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरा कारकुन जो है पुलिस की बदतरीन जो क्रैकडाउन है उससे वो आईसीयू में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं कल उमर अयूब की तकरीर तक उन्होंने ना सुनी और वहां से वो चले गए। दूसरे ने पीटीवी पर बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई और खबर यह है कि यूट्यूब पर भी अब उनकी वीडियो नहीं चलाई जाएंगी जितने भी अपोजिशन लीडर हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? फिर अचानक एक ऑडियो रिलीज होती है, आती है, लीक होती है इसहाक डार साहब की आर्मी चीफ के हवाले से, क्या आपको लगता है कि फिर उनको कैबिनेट में भी दावत नहीं दी गई कल के मईशत के हवाले से? तो इसहाक डार का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है सर? देखिए, इसहाक डार का फ्यूचर तो मैंने बहुत पहले आपसे बात की थी कि इंतहाई $200 पर ला रहे थे, और डॉलर को जहाज में बैठते ही खुद 250 पर चला गया।
300 में चला गया वो, और उनके बारे में पार्टी के अंदर बहुत मुजाहिमत है, मुस्लिम लीग के अंदर। बिलावल बार बार कह चुके हैं, देखिए इस बार बिलावल का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करें, जैसा आपने बताया कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जरदारी साहब के हवाले किया है कि इसका जरा ख्याल रखिएगा, ये बिल्कुल यही बात है। लेकिन बिलावल का किरदार बहुत स्ट्रांग है और वो बाप से जरा सा डिविएट कर रहा है और बगावत की सी कैफियत है, तो वो तो बात नहीं सोच सकते क्योंकि वो इसहाक डार के खिलाफ रहे। उनका कहना यह है कि इसहाक डार ने पाकिस्तानी मईशत को जो संभल गई थी, बिल्कुल सही बात है, अच्छा मफ्ता इस्माइल ने संभाल लिया था, उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, डॉलर का हशर नशर कर दिया, पॉलिसीज उल्टी कर दी, IMF से मुआहदा नहीं किया। क्या था जुमला वो, आई डैम केयर अबाउट IMF देखो ओके जी, आप डैम कर रहे, हम आपसे मुआहदा नहीं कर रहे। तो ये तो सूरत हाल है, गुस्से के आदमी है, ठीक है। गुस्से के जैसे आप बहुत बिल्कुल तेज ठीक हैं। कह रहे हैं कि डैमेज बहुत बड़ा है और मसाइल बहुत सारे हैं, तो आने वाली मौजूदा इस वक्त हुकूमत जो है वो इन तमाम तर मसाइल को किस तरह से एड्रेस करेगी, ये एक कभी भी क्वेश्चन मार्क है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है और फैसला आने के बाद अब लगता ये है कि तमाम तर पार्टीज का जो इत्तेहाद है वो 2/3 की अक्सरियत ले जाएगा। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात की जाए, ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि KPK पंजाब असम्बली और उसके अलावा बलोचिस्तान असम्बली में भी मखसूस नशिस्तें इन्हें नहीं मिल पाएंगी, तो सादा अक्सरियत तो क्या अब जनरल नशिस्तों पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला चैलेंज करने का फैसला भी किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। आपके नाजरीन को भी सुबह बखैर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन वाज ऑल अबाउट के मखसूस नशिस्तों का फैसला कब आएगा, कैसे आएगा। आपने कुछ टेक्निकलिटीज़ पर भी बात की थी, एक डिटेल हमारी डिस्कशन हुई थी। ना द डे इज़ ऑल हेयर, फैसला आ चुका है। अब सादा अक्सरियत की अगर हम बात करें तो उसकी तो बात कहीं परे रह गई है। 2/3 की अक्सरियत तमाम तर जो पार्टीज इनका कोलाबोरेशन है वो हो चुकी है। तो ये फैसला आप लोगों ने चैलेंज करने का फैसला किया है, कौन से प्लेटफॉर्म से करेंगे? देखिए ये कंटिन्यूटी है, कोई नया कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। ये रिजीम चेंज से जो एक काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद 9 मई को प्लॉट किया गया, उसके बाद हमारे जो पूरे अरसे में हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर इसके कौम के रहबर पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए। हमारे ख़वातीन को जेलों में डाला गया, घरों में चार दीवारी की उन्होंने तबाह किया। उसके बाद जाके जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी आरओज़ के ज़रिए, आरओज़ जो जुडिशरी से होने चाहिए वो नहीं मिले हमें, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बुलडोज कर दिया। उसके बाद हमारे नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, आपने देखा। उसके बाद बल्ला छीन लिया गया हमसे, बल्ला छीनने के बाद आखिर में टेलीफोन बंद कर दिया गया। ये सब कुछ हम देख रहे, फिर ये हम देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसी एक जो प्लान था, जो लंदन प्लान का हिस्से के तहत ये हमसे कि जी किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर रखो, PTI को बाहर रखो। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने जो ये तो समझ रहे थे, बहुत सारे नजूमी बैठते थे, कुछ सियासी नजूमी, कुछ साफ़ी नजूमी जो कहते थे 20 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी, ज़बरदस्ती देनी पड़ेंगी, PTI ख़त्म हो गई। उसके बावजूद PTI 8 तारीख को जीती, 9 को हरा दिया गया। तो ये तो उस प्लान के तहत, चूंकि इनके प्लान फेल होते जा रहे हैं, ये नई गलती करते जा रहे हैं। हर प्लान फेल होने पे नई गलती करते हैं। और अब इन्होंने एक और, मैं समझ सकता हूं कि डाके पे एक और डाका डाला है। और हलीम आदिल शेख साहब, एक और चीज जो आप गलती की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो जो हमने कल इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा, माजी में हमने फैसला देखे, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीजें बड़ी मुतनाज़ आ रही है। और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि इसका नुकसान ऑलरेडी 8 फरवरी को फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचा, बल्कि जिन पार्टियों को लाने की कोशिश की उनको नुकसान हुआ। अब इस किस्म का फैसला मजीद भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि नफरत मजीद बढ़ेगी। आपसे
जानना चाहेंगे सर, आप गलतियां दोहरा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं? अगर MWM के साथ मामला तय हो चुका था, एक पार्लिमानी जमात थी, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जाना, आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर जिस तरह खबरें आ रही और परसों थप्पड़ की गूंज भी सुनाई दे रही थी कि आसपास कोई थप्पड़ पड़े हैं तहरीक इंसाफ के अंदर कोई मीटिंग में, तो ये जो चीज है ये कितना नुकसान पहुंचा रही है पार्टी को? थप्पड़ की गूंज तहरीक इंसाफ तो कहीं नहीं है, थप्पड़ों की गूंज जरूर है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इस निज़ाम के ऊपर मारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी मीटिंग में ना कोई थप्पड़ पड़ा है ना कुछ है, लेकिन थप्पड़ों की गूंज है जो आवाम ने, ठप्पों की गूंज है जो कि पूरे पाकिस्तान में आ रही है, जो इस गले सड़े निज़ाम को उस दिन पड़े हैं 8 फरवरी को, और मुस्तकिल बुनियाद पे पूरी कौम ठप्पों के जरिए थप्पड़ मारती जा रही है। तो एक तो हमारे अंदर कुछ नहीं है। देखें, हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमें एक तरफ अदलिया के फैसले फंसा देते हैं, इलेक्शन कमीशन फंसा देता है। कभी उस दिन देखिए ना कि जब हमारा बल्ले का निशान का फैसला रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे आया था, शाम को 5 बजे से उसको गौर खान को चैनक दे दी गई थी। शाम 5 बजे से पहले से लगता है बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से कौन सा फैसला आना है। आरओज ने उस टाइम से पहले हमें निशानात देने शुरू कर दिए थे, और उसके बाद ठीक है जो भी बल्लेबाज ने किया, फिर जब बल्लेबाज का सुना तो लिख दिया कि कोई और फॉर्म नहीं जमा कराया जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता, हमें पता है कि किस अंदाज से टेक्निकलिटीज़ में हमें उलझाया जाता ना। पाकिस्तान में कभी किसी जमात से ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी लीडर से ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी सोच नहीं सकते कि अवाम के साथ ऐसा हुआ हो। आपको तो बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं है कि किसने मुश्किल हालात से हमारी लीडरशिप गुजर रही है, हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे वर्कर्स गुजर रहे हैं, कि इन हालात से हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी एक पेज पे है। हम उन तमाम मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है ये मैंडेट के डाकू हलीम आदिल शेख साहब, एक तो हम ये देख रहे हैं कि जेल जाने के बाद आप माशाल्लाह स्मार्ट हो गए, दोबारा नौजवान नजर आ रहे हैं, बल्कि जबरदस्त आपकी पर्सनालिटी में काफी निखार आ चुका है। आपसे जानना चाहेंगे जनाब, ये अब जो सूरत हाल है, जो कल हम देख रहे थे अपोजिशन की जो तकरीर थी उसको ऑफ एयर कर दिया गया, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो तहरीक इंसाफ है जिसने अब जो खबरें आ रही कि एक तहरीक चलाने का मामला है जो है, इसमें क्या दीगर जमातों को भी, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी इसमें चलने को तैयार हैं? देखिए जी, इस वक्त तो मामला ये है कि जो मैंडेट चोरी और धांधली का मामला है, आप देखिए कि हमने इन 3 जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के, 3 जमातें, नून लीग 17 जमात सीटों वाली, पीपल्स पार्टी सीटें हैं ही नहीं, ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे बन गए। MQM तो बिल्कुल, मतलब मैंने उनको तो शर्म आनी चाहिए, लेते हुए भी, असम्बली में जाते हुए भी 4थे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे। मेरी अपनी सीट पे 84,000 के फॉर्म 45 ओरिजिनल मेरे पास हैं, और 10,226 वाला MNA बन के बैठा हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए, और इनको भी, इनके बिठाने वालों को भी। लेकिन अब मामला ये है कि जिसने भी कहा है कि धांधली हुई है, हम उसके साथ बैठने को तैयार हैं। और आप देखिए कि अचकज़ई साहब वो भी कहते हैं उनके साथ भी धांधली हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब, हम और सिंध में भी GDA, जमात इस्लामी, तमाम जमातों के साथ हम मेल कर चुके। देखिए मुल्क कैसे नहीं चलते, ऐसे नहीं चलते मुल्क जिस तरीके से धक्के पे चलाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी 2 साल का तजर्बा, पौने 2 साल का तजर्बा नाकाम हुआ, और अब भी जो ये करने जा रहे हैं इन्होंने नाकाम होना है। हम उन तमाम जमातों को एक लुकाती एजेंडा पे, कोई हमारे ना मंशूर में फ़र्क आया ना किसी और के नज़रिए में फ़र्क आया, हम जिसको गलत कहते थे वो गलत है, जो सही कहते थे सही है। लेकिन इस वक्त चूँकि ये एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट 9 फरवरी को आया, 8 फरवरी को एक जीता, 9 फरवरी को कोई और जिता दिए गए। लेकिन ये मैं आज भी बता दूँ आपको, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और जैसा आपने कहा कि मैं भी जेल से आया हूँ, तो जेल में बड़ी ट्रेनिंग हो जाती है। वो जो जेल की खोली होती है, खासतौर पर डेथ सेल में था, वो खोली के अंदर दीवारें भी बहुत सारा आपको समझाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये हुकूमत, ये इन तीनों जमातों की इज्तिमाई सियासी कब्र साबित होगी। ये इनकी सियासत इसमें दफन हो जाएगी, आइंदा के लिए कौम की जान छूट जाएगी। 5 साल दूर की बात है, 5 महीने के अंदर इनकी
कि इनकी कश्ती डूबने लगेगी, डूब जाएगी। चलिए सर, मुझे इस चीज़ पर भी आपका कमेंट चाहिए कि अभी हमारी एनबीसी से बात हो रही थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि इस सारी सिचुएशन में भी केस थोड़ा कमज़ोर है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, जो कि रिसेंटली एक डिसीजन हुआ है मखसूस नशिस्तों का। आपने फिंगर टिप्स पे तो गिनवा दिया क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस किस तरह से ज्यादती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बकौल आपके। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि इस चैलेंज करने का फैसला किया गया, इस फैसले को किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, पहली बात, और दूसरा आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको एड्रेस किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा मेरे पास तो फॉर्म 45 के प्रूफ भी मौजूद है, और अक्सर औकात अदालत की जानिब से कहा जाता है कि अगर मौजूद हैं आपके पास सबूत तो लेकर आएँ। तो फिर इस मसले को भी कहाँ लेके जाएंगे, किस तरफ अदालत का रुख किया जाएगा? जी, एक तो मैं क्लियर कर दूं कि हमने एक नैरेटिव बनाया गया कि शायद हम सिर्फ स्क्रीनशॉट के ऊपर काम चला रहे, ऐसा नहीं है। हमने तमाम अपने फॉर्म 45 जब सिंध हाई कोर्ट में हमने रुजू किया था, हमने जमा कराए थे, हमने इस्लामाबाद में भी जमा कराए, कराची की 22 और हैदराबाद की 2 सीट सिंध से, जिनका मैं चूँकि मैं प्रेसिडेंट सिंध हूँ, हमने, और एक 36 MPA की हमारे फॉर्म 45 हमने मुतालिका फोरम्स पर जमा कराए हुए, अब ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी देंगे। लेकिन मैं आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आ जाऊँ। देखिए, बाप पार्टी 3 लोग, मैं KP के पिछले 2018 की असम्बली का हवाला देता हूँ, 3 लोग आज़ाद थे जिनको बाप पार्टी में, जिनकी एक भी सीट नहीं थी पेशावर में, सॉरी KP में 2018 के इलेक्शन में, उन 3 को बाप पार्टी, अफरीदी बरादरान साहिबान थे, वालिद और 2 बेटे थे, उनको बाप पार्टी ज्वाइन कराई गई और उसके बाद उनको एक सीट भी मिल गई। ये पुरानी बात नहीं है, 2018 में, मतलब उनकी एक सीट नहीं थी, उन्होंने नशिस्तें दी। हमारे लिए कुछ अलग हो रहा है। MQM का भी कल से एक स्टोरी चल रही है कि माइनॉरिटी सीट बेची है उन्होंने 10 करोड़ में, और उसके बाद उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये होता रहा है, अगर कोई पार्टी देती है तो उसको लेना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कर रहा है, अब हमारे पास इस वक्त हमारी डिस्कशन चल रही है, इंशाल्लाह आधे घंटे में हम फैसला करने जा रहे हैं कि आया कि हम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, चूँकि वहाँ ऑलरेडी एक चल रहा था, सबसे बड़ा वहाँ सीट्स हमारी थी, या हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हमें आपको एक फैसला, एक केस के दौरान आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा बल्ले का केस चल रहा था, तो कायजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, जब हमारे अली जफ़र साहब ने कहा था कि जी इससे हमारी रिजर्व सीट्स मुतासर होंगी, ये होगा, उन्होंने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, ये अल्फाज थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अली मदद शेख साहब, एक और चीज, दिल्ली दूरस्त जब आए तो हमारे पास आइए, हम फैसला करेंगे उसके ऊपर। अब वो दिल्ली पहुंच गई गाड़ी, इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं। अली मदद शेख साहब, एक चीज जो आप मिसाल दे रहे हैं बाप पार्टी के हवाले से, तो हम ये भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ भी कि बाप पार्टी ऑलरेडी पार्लिमानी जमात थी, कौमी सीट सूबे से सीटें निकाल चुकी थी, इसलिए वो सीट उनको मिली। जो सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो ऑलरेडी उसके पास तो कोई सीट ही नहीं है, ना कोई इलेक्शन वहां से लड़ा। एक तो ये मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब आपसे सवाल जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं सर, आज महीना तकरीबन होने वाला है, 14 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज होता है कि वेबसाइट पर, अपने वेबसाइट पर फॉर्म 45 के हवाले से चीजें जो हैं वो जारी कर देता है। अभी तक नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि अब MWM आज जा रही है हाई कोर्ट की जानिब, तो ये आप लोगों को बहुत पहले नहीं जाना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन क्यों इस चीज को डिले कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद बॉडी नहीं रही। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जितने आइन को तोड़ने के इक़दाम किए हैं, हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आइन तोड़ने, चूँकि इसने पंजाब इलेक्शन डिले किया, मरकज़ का इलेक्शन डिले किया, KP का इलेक्शन डिले किया, बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो कि आइन से मुतसादिम हैं। तो ये तो इंशाल्लाह वक्त ज़रूर बताएगा। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर हम इंशाल्लाह वक्त आएगा, आर्टिकल 6 लगेगा और उसकी सज़ा आप सबको पता क्या है। आज इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनी हुई है। उस रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, आधे घंटे में अपलोड कर दो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। कहाँ की कार्रवाई? अब फॉर्म 45 आप 14 दिनों में इन्होंने पोस्ट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, अभी तक नहीं किए। मतलब इतने ब्लेटेंटली ये डाका डाल रहे हैं। ये अब जो डाका डाल लिया उस चोरी के माल को हजम कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि वो चोरी हमारी नहीं हुई। हम समझ सकते हैं कि जिस पूरी कौम ने बाहर निकल कर, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, ख़वातीन ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने वोट दिया है, हम उस डाके को हमने बचाना है। लोग हमसे कहते हैं हमने वोट दे दिया, आप लोग कहाँ हैं, क्यों आप कुछ नहीं कर रहे? तो मैं समझ सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इदारा, खुद मुख्तार इदारा, एक आइनी इदारा नहीं, एक गैर आइनी,
एक बदबूदार इदारा, माजरत के साथ मैं कहूँगा, चूँकि कोई भी अच्छी खबर वहाँ से नहीं आ रही। उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने आइन का टुकड़ा टुकड़ा करना है, उन्होंने इस मुल्क को अल्लाह माफ़ करे कमज़ोर, चूँकि जहाँ आइन पे काम नहीं, अमल नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, वो मुल्क कमज़ोर होता है। गुज़िश्ता रोज़ की मिसाल देता हूँ, कल चीफ जस्टिस ने आपका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और आम आवाम तक यकीनी तौर पर पहुँच गया होगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस के बाद देखते रहिए। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बात करें सियासत के हवाले से तो इस वक्त अगर हम देखें माजी में एक जमात जो काफ़ी ख़बरों में भी रही और हमने जब भी देखा कि मरकज़ में जब भी कोई हलचल होती थी या सूबे में हलचल होती थी तो उसका एक बड़ा अहम रोल था, लेकिन इस इलेक्शन में बहुत बड़ा झटका उसको पहुंचा। क्या वजूहात थी, किन वजूहात की वजह से बलूचिस्तान की आवाम ने उनको रिजेक्ट किया? सो उसी पर बात करते हैं। फरा अजीम साहिबा जो कि बाप पार्टी की रहनुमा है। फरा, वेलकम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अगर हम देखें एक तरफ जो बाप पार्टी है जिस तरीके से वो टूटी, जिस तरीके से बनाई गई, तो ये टूटना और बनना क्या उन्हीं के कहने पर सब कुछ हुआ जो कहा जाता है कि इसके बाप भी कोई और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया और ये बहुत ही अहम इशू था जिस पे आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, विजनरी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, नजरियाती पाकिस्तान में बहुत कम रह गई हैं और बाप पार्टी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आज मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक नजरियाती पार्टी बनके उभर रही है। अब आपने मुझे ये कहा कि पार्टी जिस तरीके से टूट फूट का शिकार हुई और आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत बड़ी पार्टी थी, इस्लामाबाद में भी हर हलचल में मौजूद थी। देखें, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं खालिद मक्सी साहब, हमारे सूबाई प्रेसिडेंट हैं साले बहतानी साहब और हमारी सारी क़यादत, जिस तरीके से सादिक संजरानी साहब का भी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, इन सब ने सर जोड़ के ये बैठे और बाप पार्टी का ये विजन था कि हमें चाहिए कि अगर बलूचिस्तान की आवाज और तवाना आवाज और इसके मसाइल को हमें इस्लामाबाद तक पहुंचाना भी है और यहाँ पर हमें तरक्याती अमल को तेज तरीन करना है, तो हमें करना क्या होगा? लीडरशिप क्वालिटीज आपको पता है क्या होती हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज्यादा मजबूत करते हैं और लीडर का नाम भी नहीं आता, इर्द गिर्द के लोगों का नाम आता है कि उन्होंने काम कर लिया। तो बाप पार्टी का ये विजन था कि हम जितनी भी स्ट्रीमलाइन पार्टीज हैं पाकिस्तान की, जिस तरह पीपीपी है, पीएमएल-एन है, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होना बलूचिस्तान में बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स थे उन्हें हमने दूसरी पार्टीज में ये हुआ कि वो चले गए, उन्हें भेज दिया गया और इसलिए भेज दिया गया कि अब पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में मजबूत है। अब मेरी बात सुने प्लीज, कंप्लीट होने दें। पीपल्स पार्टी अब मजबूत है बलूचिस्तान में, पीएमएल-एन मजबूत है बलूचिस्तान में। हुकूमत किसकी बनती है? कभी पीपल्स पार्टी की तो कभी पीएमएल-एन की। ये आपकी मेन लीड करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो बलूचिस्तान के अवाम को बेहद जरूरत है तवज्जो की। तो बाप पार्टी का ये एक विजन था कि हम इन पार्टीज को स्ट्रीमलाइन करें बलूचिस्तान में, ताकि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में तरक्याती अमल तेज तरीन हो। और ये तो बड़ी कामयाबी है बाप पार्टी की। आप तो कह रहे हैं नाकामी, हम तो कहते हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। आपकी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए। एक सवाल होता है ना आपके सवाल से, आपके जवाब से फरा साहिबा, मेरी प्लीज एक दफा बात कंप्लीट होने दें। पाकिस्तान के लोगों में पॉलिटिकल विजन की थोड़ी सी कमी पाई जाती है। क्यों उनका भी कसूर नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिकल नजरियाती पार्टीज बहुत कम रह गई हैं। लेकिन बाप पार्टी का ये एक नजरिया था कि हम सारी पार्टीज को बलूचिस्तान में मजबूत करें और बलूचिस्तान के तरक्याती अमल को तेज तरीन करें। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत देती हैं तो। सुने, बाप सरबराह होता है किसी भी घर का,
उसके तमाम बच्चे होते हैं। अच्छा, उसके बच्चे आप कहीं से नजरियात की चले बात जाएं, करें और तो आपने वो कहा बच्चे कि बाप बहुत सरबराह आवाज होता डालने है, तो वाले आपसे हैं। जानना चाहेंगे फरा, फ्यूचर यहाँ में पे आप इस हमने पार्टी को नजरियात की मजबूत अगर होता बात हुआ की जाए देखेंगे, तो बल्कि नजरियात ना सिर्फ आपकी जो बलूचिस्तान थी में, वो पूरे किसी के जी, कहने सवाल पर आपकी सुनने के नजरियात मूड में बदलती नहीं रही है। हैं। जी फरा आप सुन सुने, लें, थोड़ा सा सवाल भी सवाल सुने सुन लें। हमारा। हाँ फरा, अगर हम बात करें अपना, बार बार आप फोकस करिए नजरियात पे। नजरियात हमने आपकी देखी कि किसके इशारे पे आप कौन से कैबिनेट में बैठा करते थे, किस कैबिनेट पे क्या क्या बयान दागा करते थे। अब ये सारी चीजें आप तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन अब आप जो फरमा रहे कि आप बहुत नजरियाती हैं और अवाम में आपकी जो मकबूलियत और कबूलियत है वो तो अभी हमने 8 फरवरी को देख ली है। क्या गलतियां, क्या कोताहियां हुई, और ये जो बटेर थे जिनको इकट्ठा किया गया था और फिर किसी के कहने पर ये बिखर गए, अपने मुख्तलिफ जगहों में जाके बैठ गए, तो क्या दोबारा बाप पार्टी इनके लिए दरवाजे खोलेगी जब फिर कोई सहारा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, एक तो सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, और दूसरी बात आपने कही कि किसी के कहने पर। काइंडली आप मुझे बताएंगे कि किसके कहने पर? आपका ये कहने नहीं, का सवाल मतलब तो क्या आपसे है? कर रहे हैं किसके वो। कहने जिसने पर? नहीं, बनाई है ना, वो तो प्लीज आपको आप मुझे पता है। बताएं ना, कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये पाकिस्तानी चैनल है, आप काइंडली मुझे बताएं किसके कहने पर। मुझे समझ नहीं आई, आप काइंडली मुझे बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि मैं फिर आपको खुल के फरा साहिबा, जवाब दूं। उन्होंने सवाल किया, उनको नहीं पता ना किसके फरा, कहने मैंने पे है, वो सवाल किया सवाल कर रहे जिसने हैं ये आपसे। पार्टी बनाई है, तो पार्टी किसने बनाई है? पार्टी बनाई है बलूचिस्तान के लीडर्स ने, ओके, पार्टी बिल्कुल, बनाई है। और मेरी बात सुने, यहाँ मैं आपको ये भी जी। कह दूं कि चाहे पाक फौज हो, पाक फौज जिंदाबाद। और मैं हम तमाम भी जिंदाबाद का पाकिस्तानियों नारा को, लगाते हैं। तमाम सियासतदानों को, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब जी, आप जी, सवाल करें, करें तो करें। मेरा प्लीज आंसर सुन लें। जी, जी, करें, कि करें। जब मेरी बात सुने, देखिए, चाहे पाक फौज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे आपके रिलीजियस ग्रुप हो, हम सब ने इकट्ठे होके पाकिस्तान को मजबूत करना है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और ठीक अब है। आप ये सुन लें कि हमारे जितने भी बलूचिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी लीडरशिप है बाप पार्टी में, और बाप पार्टी बलूचिस्तान का नाम पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में रोशन करेगी। अच्छा फरा साहिबा, वैसे मेरी जी, ख्वाहिश रह जाएगी अगर मैं आपसे सवाल ना कर सकी, क्योंकि आप जवाब तो दे रही है, लेकिन मेरा सवाल भी सुन ले। बड़ा मासूमाना सा मेरा सवाल है, करंट सिचुएशन पे मैं आपका कमेंट चाहती हूँ कि हमने पिछला सेगमेंट किया, हम बार बार रिलेट कर रहे हैं 2019 में बाप पार्टी को जो मखसूस नशिस्तें मिली थी, जिसके लिए आप लोग के मतलब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया, आप तक पहुंचा, उसको जरा मैं अगर रिलेट करूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर कॉमेंट करें कि इस दफ़ा मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया है। अगर आप एक नजरियाती पार्टी हैं तो बाकी इस वक्त तमाम पार्टीज के साथ जो हो रहा है उस पर आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खा उनका इत्तेहाद किसी के भी साथ है, उन्हें मखसूस नशिस्तों से अगर महरूम किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन का या कंसर्न डिपार्टमेंट का फैसला ठीक है? क्योंकि आप सबसे पहले तो आपके जब इलेक्शंस होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बल्कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये इल्तिजा करूंगी कि हार जीत अपने जहन में रखा करें। जिस तरह बलूचिस्तान में भी हमारी कुछ पार्टीज हैं, जब इलेक्शन में उन्हें हार देखना पड़ी तो उन्होंने रोड ब्लॉक्स कर दिए, और आपको पता है मेन रोड्स ब्लॉक किए। बाप पार्टी के तमाम लीडर्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा आपका एहतजाज करना ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन काइंडली रोड्स ब्लॉक ना करें, आम आवाम को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, हार और जीत ये इलेक्शन का हिस्सा होता है। जब आप जीतते हैं तब आप खुश होते हैं, जब आप हारते हैं तो तब आप क्यों नाराज होते हैं। तो ये तो एक आपको पता है कि जब आप इलेक्शन में आए हैं तो अपने ज़हन में ये बात रख के आए कि हार और जीत तो होगी। और इसके साथ साथ आपने देखे ये जो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, इस पे तो मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो भी फैसले होंगे वो होने चाहिए, और पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले होंगे वो हम सबको कबूल करने चाहिए। अच्छा, आम आवाम की आप बार बार बात करिए फरा साहिबा, इस पर बताइएगा कि आम आवाम ने 2024 में होने वाले इंतखाबात में जो फैसला और जो मैंडेट दिया, फॉर्म 45, 47 की बड़ी ही ज़्यादा शोर है, आप हर जगह देख रहे हैं कि आम आवाम इसके बारे में बात कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स बात कर रहे हैं, या हमारे जो वजारत उज़्मा के इस वक्त हैं वो लोग बात कर रहे हैं, नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आम पब्लिक। तो आप क्या समझती हैं कि आम पब्लिक ने 2024 के इंतखाबात में जो फैसला सुनाया और जिस तरह से आवाम बाहर निकली और जिस तरह से वो धांधली का शोर कर रही है, क्या आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आई है 2024 के इंतखाबात में? आप बिल्कुल इत्तेफाक करती हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ कि अगर मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूं, और अगर आप हमारी असेंबली में आकर देखें तो बहुत से नए चेहरे आए हैं,
और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि न्यू लीडरशिप की पाकिस्तान को बेहद जरूरत है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये विजन हमें नजर भी आ रहा है कि वो न्यू जो फेसेस हैं उन्हें सामने लेके आ रही है। और दूसरी एक बात देखें, आपने जिस तरीके से ये कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी और 2024 बिल्कुल जी, और जो इलेक्शंस हमारे इधर बलूचिस्तान में भी जो हुए हैं हमने बिल्कुल देखा है कि बहुत सही फैसले हुए हैं। अवाम ने जो फैसला किया है वो कबूल किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ देखें, अब आपने खुल के, आप लोग तो नहीं बोलते लेकिन मैं तो बोलूंगी कि अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, क्या आप सबको पीटीआई का दौरे हुकूमत याद है कि पीटीआई से उनके पीटीआई लवर्स पीटीआई छोड़ के जा रहे थे? क्या हाल था पाकिस्तान का, महंगाई कहाँ पहुंची हुई थी? आप लोग भी में शामिल थे। अच्छा, एक और चीज फरा आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों की जो पार्टी है इसको कहा जाता है कि ये वडेरे जागीरदारों सरदारों की पार्टी है। आप बात करें नए फैसेस की, फरा मसला ये है कि आप सवाल भी नहीं सुनती हैं। उनको तो पता नहीं जीरो से फरा सवाल सुन लीजिएगा, टाइम बड़ा कम है। ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान के हालात सबसे ज्यादा खराब हुए हैं पीटीआई के दौर में, और ये बात मानती है सारी अवाम, और हम खुद इस बात के गवाह हैं। ठीक है, ओके, डन। फरा से बस सुन ली हमने आपकी बात। हरमीत, आप सवाल करें। हाँ फरा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो 2 साल में हमने दूध शहद की जो नहरें हमने देखी है वो भी आवाम के सामने है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे फरा, आप बात कर रही है बाप पार्टी के हवाले से, अब आप जो फरमा रही कि नए फैसले जो है उनको बड़ा चांस मिला, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों की पार्टी जो है इसको जागीरदारों सरदारों वडेरों की पार्टी कहा जाता है, और आप लोगों की हुकूमत रही है। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं पूरा बलूचिस्तान पूरे इलाकों में घूमा हूं, सैलाब की तबाहकारी उसमें भी आप लोग नाकाम हुए। तो क्या अब आप लोगों की हिकमत अमली कोई नई पॉलिसी ऐसी है कि जो जागीरदाराना सरदाराना वडेराना निजाम जो है उसको थोड़ा सा तब्दील करके नए फैसेस जो मेरे जैसे आम मिडिल क्लासी हैं उनको भी कोई चांस मिलना चाहिए वहां पे? अव्वल तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा अपने जहन को क्लियर करें। ये जो आपने कहा वडेरा सरदार नवाब, और मेरी आप बात सुने, ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आपके जहां भी लोग, आप मेरी बात सुने, जिधर भी पावर रखते हैं तो वो अपने इलाकों के सरदार और नवाब हो जाते हैं। और जहां तक हम अपने सरदारों और नवाबों की बात करें, आप जितने भी मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, अपनी पार्टी के खालिद मक्सी का नाम लिया, सरदार साले बहुतानी का मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ, और भी प्रिंस उमर का मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ, जिया लांगो का मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ। अपने अपने इलाकों के ये सरबराह हैं। और मेरी बात सुने, जरूरी होता है कि आप लोगों ने नेगेटिविटी पे ही नजर रखनी होती है? आप ये भी तो देखें कि तरक्याती अमल कि बलूचिस्तान एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, हमें यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, हमें तो अपने बॉर्डर संभालते संभालते ही टाइम लग जाता है। जब तक जानो माल लोगों की महफूज नहीं होगी, आगे तरक्की आती जो अमल है वो किस तरीके से होगा? बाप पार्टी तो एक अरसे से यही चीख रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम अदारों को एक होकर, यकजा होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है। और जहां तक आप बात की सैलाब की, देखिए मेरी बात सुने, मैं खुद स्पोक्स पर्सन थी सैलाब के दिनों में, और हमने कितनी एनजीओ को यहाँ पर इनवाइट किया है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने भरपूर तरीके से तामुन किया है। काम जो है वो यकीनी तौर पर किए होंगे, लेकिन अगर वो आटे में नमक के बराबर हो तो फिर आम आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा और किससे मिलेगा? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। रोजाना दूसरे घंटे में हम सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके बारे में डिस्कशन हरमीत हम जितनी मर्जी कर ले, कहीं ना कहीं हम इस बात का और इस बात के अफसोस का इजहार भी साथ साथ कर देते हैं कि लाहौर कलंदर्स जो है पता नहीं उन्हें किसकी नज़र लग गई है, लेकिन मेरे ख्याल से अब लाहौर कलंदर्स की नज़र कराची किंग्स को भी लगना शुरू हो गई है। तो ये सारा सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है, करंट मैचेस जो हैं, और अगर हम फेस ऑफ की बात करें तो वहाँ पर जो टीम्स पहुँच चुकी हैं उनको अप्रिशिएट करना भी यकीनी तौर पर उनका एक क्रेडिट है, क्योंकि बहुत सारा पिछले कई सीज़न में और पिछले कई दौर में हमने देखा है कि बहुत सारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम करके बड़े बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। कराची किंग के बाद अब पेशावर ज़ल्मी को भी लग चुकी है, और जिस तरीके से कल रावलपिंडी में जो मैच था वो आपके सामने, जिस ज़बरदस्त तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छक्के चौके मारे, और फिर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उसकी भी तारीफ कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि 18 रन्स पर जिस तरीके से पूरी तकरीबन 5 विकेटें गिर चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद 50 रन्स भी ये पूरी टीम कर पाए, और विकेटों पे विकेटें गिर रही थी। लेकिन एक नौजवान जैसे हमने देखा कि आमिर जबार, फिर वो जो खड़े रहे और जिस तरीके से वो डटे रहे और जिस तरीके से उन्होंने
चक्के छक्के चौके कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उन्होंने छोड़ी, हर दूसरा रन तीसरा रन उन्होंने हासिल किया। सो ये जो चीज है, आपकी बात दुरुस्त है कि कराची किंग, फिर हम लाहौर की बात करते हैं, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी सबसे बड़ा मसला उसमें हमें ये नजर आया कि बॉलिंग के हालांकि 7 बॉलर जो है वो बाबर उसी तरह उनको आजमाया, लेकिन उसमें ऐसा लगा कि बॉलिंग जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। और पिच जो कल सवाल मैंने वही सवाल कि पिच कैसी होगी, तो ऐसा लगा कि पिटाई वाली पिच है। बस इसी पर हम बात कर लेते हैं। अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अहमद? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू सोहा एंड बीर भाई एंड टू पब्लिक टू, क्योंकि पब्लिक भी आपका रिव्यू, इंटरेस्टिंग रिव्यू जो है वो सुनने के लिए दे आर एक्साइटेड टू। इस्लामाबाद यूनाइटेड दे परफॉर्म्ड वेरी वेल येस्टरडे, अगर हम उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन चलिए आप हम कमेंट करें इस पर भी कि पेशावर ज़ल्मी जो है पॉइंट्स टेबल पर अब तीसरे नंबर पर है। आहिस्ता आहिस्ता जो आप ग्राफ नीचे जाता हुआ देख रहे हो, कैसे समझते हैं आप? क्या समझते हैं, क्या कमियाँ और क्या परेशानियाँ हैं पेशावर ज़ल्मी को? मेरा कहना है, एक तो रावलपिंडी की आपने सबसे पहले पिच की बात की थी, जो आपको हमेशा से हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है और अच्छा स्पाइसी पिच था। मजा आया मुझे क्योंकि नया गेंद, मैं तो पिच को बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा पिच लगा है, क्योंकि पेशावर के पास नए गेंद करने वाले इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, वरना वो भी इसका फायदा उठा सकते। आप देखा इस्लामाबाद ने जब नसीम शाह ने पहला ओवर किया, क्या ओवर किया, किस तरह से गेंद स्विंग हो रहा था, मतलब साइम अयूब को उसने बेबस कर दिया। तो अच्छा पिच यही होता है कि शुरू में 2-4 ओवर नया गेंद स्विंग हो, उसके बाद बैटिंग के लिए साजगार हो जाए। तो मैंने तो पिच को बहुत एंजॉय किया है। और जो पेशावर की आपने बात की है, पेशावर ठीक टीम है, बुरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा गो विद द फ्लो गए थे। जो टीमें एक स्टेप अहेड नहीं जाएंगी वो पीछे रह जाएंगी। मैं एक बात पहले भी कर रहा था कि पेशावर को इस मैच में उमैर अफरीदी को खिलाना चाहिए था। इस्लामाबाद का प्लेयर है, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड का उन्होंने पिक किया था, दुनिया ने देखा नहीं हुआ, टीमों ने देखा नहीं हुआ, उसका स्लो वैरायटी बहुत अच्छा है। तो ऐसे सरप्राइज पैकेज को आपको ऐसे पिचेस पे डाल देना चाहिए जो मार्क का खाने से बचते हैं और कभी कभी क्या होता है कि आपके लिए वर्क कर जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल भाजी कल हमने देखा कि एक तो जो आप बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को अगर हम देखें, बाबर ने कमाल तो किया है, इस पूरी सीरीज में 300 से ज्यादा रन्स भी बनाए, लेकिन कल वो जिस तरीके से आउट हुए और फिर वो जोड़ी जिस तरीके से टूटी, कल आपको क्या लगा, किन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया कि मुख्तलिफ हम देखते रहे? और 18 रन पर मेरे ख्याल में, और उसके बाद फिर पारी आमिर जमाल ने संभाली, लेकिन उससे पहले तो सारी विकेटें जबरदस्त तरीके से गिरती रही। देखिए जोड़ी नंबर 1 कल जल्दी आउट हो गई तो पेशावर ज़ल्मी को जो है वो मुश्किल पड़ गई, ठीक है। तो बाबर आजम जो है वो बैकबोन है किसी भी टीम की, और वो जब आउट होते हैं तो फिर मसला पड़ जाता है। देखिए बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो बगैर रिस्क लिए, उसके अंदर ये क्वालिटी है, बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर की ये फर्क होता है कि वो बगैर रिस्क लिए अच्छी पिच पे बड़ा स्ट्राइक रेट मैनेज कर सकते हैं। आम प्लेयर को बहुत रिस्क लेना पड़ता है, तो ये उसकी क्वालिटी है। वो ग्राउंड शॉट्स उसके पास बहुत ज्यादा है। वो आउट हुआ, साइम अयूब आउट हुआ, फिर मुझे पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर बैट्समैन जो है जल्दी में लगे। ये कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था कि आपको आते साथ ही पागलों की तरह चांसेस लेने थे। हड़बड़ाहट में वो अपनी 4-5 विकेटें दे गए और अपनी कमर ही तोड़ दी उन्होंने। बाद में तो चले आमिर जमाल ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा भी सेंसिबल शुरू में पेशावर के बैट्समैन खेलते, भले 2 विकेटें गिर गई थी, तो ये मुकाबला और करीब जा सकता था। अच्छा अहमद, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टीम्स आगे बढ़ रही हैं, फेस ऑफ में जा रही हैं। अब तीसरा नंबर अगर हमने पेशावर ज़ल्मी का देखा है तो हम मुल्तान सुल्तान को हमेशा बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस हवाले से कि दे आर वर्किंग रियली गुड, और उन्होंने जिस तरह से कैप्टनसी को कीप इन माइंड रखा और जिस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश कर रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं आने वाले मैचेस में, फेस ऑफ में, जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आमने सामने? देखिए सबसे मुझे लगता ही है कि आने वाले मैचेस में मजा आएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं देख रहा हूँ कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर ये मैच हार जाते पेशावर से वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती थी आगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, उनके लिए मसला और मुश्किल हो जाता था। लेकिन चूंकि उनके पास पावर हिटर बहुत अच्छे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर वो थोड़े से अपने बॉलिंग के मामला सीधे रखें, जैसे नसीम शाह इनको नया बॉल बहुत अच्छा करके दिया, रुमान रईस ने अच्छी बॉल की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक सरप्राइज पैकेज बनके टेबल में ऊपर आ सकता है काफी। और के सबसे बड़ी जंग है ना जो बाहर, वो कराची किंग्स है। मुझे माइट भी देखें, क्रिकेट में कोई बात हतमी नहीं होती, लेकिन बजाय एक तस्वीर ऐसी बन रही है कि मुझे लग रहा है कि जो कराची किंग्स है ना, उनके बैग आहिस्ता आहिस्ता पैक होना शुरू हो गए और निचली तह बन चुकी है, अभी ऊपर वाले कपड़ों की तह वापस बनना बाकी है। अच्छा पाजी, एक और चीज अगर हम देखें, जो कल का मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, और खासकर शादाब की बात की जाए
तो हमें एक तो रन्स बनाते हुए भाई जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो रन्स यानी 80 के करीब उन्होंने स्कोर किया, फिर उन्होंने विकेटें भी मेरे ख्याल में 2 करीब की विकेटें भी ली। तो शादाब पूरी टीम को जिस तरीके से लेके गए, और फिर आपने जो बात की रोमान की बात की, नसीम शाह की बात की, नसीम शाह के दीगर बॉलिंग के हवाले से भी अगर हम बात करें तो हमें जबरदस्त किस्म की एक तो बॉलिंग भी नजर आई, लेकिन बैटिंग उससे ज्यादा बेहतर नजर आई। देखिए कल वो खाली शादाब नहीं थे, कल वो सरसब्जो शादाब थे। ग्राउंड है पिंडी, और उनको पता है पिंडी की पिच कैसी होती है, और कल उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया और आते साथ ही अटैक किया। देखिए बड़े प्लेयर की ये है ना कि उन्होंने उनकी विकेटें भी गिरी शुरू में 2, लेकिन उन्होंने अपने आप बल्ले को रोका नहीं। और कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूँ, कल 2 जो परफॉर्मेंस, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड से, एक पेशावर ज़ल्मी से, शादाब खान और आमिर जमाल, ये दोनों जो है वो लोकल बॉयज हैं, यानी एक लिहाज से इस्लामाबाद पिंडी के बॉयज हैं, क्योंकि शादाब खान का ताल्लुक रावलपिंडी से है, वो वहां सारी क्रिकेट खेले हैं। आमिर जमाल सारी क्रिकेट इस्लामाबाद से खेले हैं। बेसिकली पीछे से दोनों का ताल्लुक जो है वो मियां वाली से है, दोनों सराय की स्पीकिंग है, तो दोनों के बीच में। तो कल दोनों बड़े कंट्रास्टिंग प्लेयर एक लिहाज से उन्होंने परफॉर्म किया, और शादाब की परफॉर्मेंस जिस आप कह रहे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग थी, लीडिंग। यानी अब हमारे सराइकी भाई जो गिला करते थे अब वो गिला नहीं करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कौमी टीम में भी जगह बनाने में कामयाब, और फिर PSL में भी उन्होंने वही। देखिए सराइकी भाई कैसे गिला कर सकते हैं, उनके बहुत बड़े नाम मिसबाह-उल हक जो हैं वो इतने साल उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की, पाकिस्तान के कप्तान रहे, मेन फ्रंट पे रहे, और माशाल्लाह दोनों लड़के भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है रहते इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, लेकिन मियां वाली से दोनों का ताल्लुक है, यानी बड़ों का, पेरेंट्स का ताल्लुक है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान एंड सराइकी बैट, स्पेशली उनको मुबारक हो। अच्छा, मेरी एक और चीज़ अभी आप जिक्र करें कराची किंग्स का कि उनकी ये जो एक्सटर्नल लेयर या लास्ट लेयर जो रह गई है, आपको क्या लगता है कि अगर कम बैक की ज़रूरत है और जिन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, व्हेन यू कैन सी ऑल दीज टीम्स परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड ना, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि बाज़ कोई जो ऑफ फॉर्म जा रहा है उसको भी हम कह रहे होते हैं, उस पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, नई बॉल को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, नए तरीकों को, नए ट्रेंड्स को। तो ये जो हमें ग्रेजुअली नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, नई टीम्स मिल रही हैं, नए ट्रेंड्स और ट्रिक्स मिल रहे हैं, तो अब किन चीज़ों पर आपको लगता है कराची किंग्स को स्पेसिफिकली अगर थोड़ा सा वो काम करें लूप होल्स पे, तो कमबैक अच्छा हो सकता है? देखिए टीमों को नए कमबैक्स मिल रहे हैं, कराची किंग्स को सेटबैक्स मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कराची किंग्स जो है ना वो उन्होंने एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि रिजिड अप्रोच अपनाई हुई है, उनके प्लेयर जो वर्केबल नहीं है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिन प्लेयरों का करियर का डिक्लाइन शुरू होता है और बाकी टीमें उनको अपनी टीम से बाहर करती हैं, कराची किंग्स उनको लेके अपने गले में मुसीबत डाल लेता है। अब मैं प्लेयर के इसलिए नाम नहीं लूंगा कि प्लेयरों को शायद बुरा ना लग जाए, लेकिन बस एक बात कह देने के लिए काफी थी। और फिर कराची किंग्स जो है वो उन्होंने अपने मीडियम पेसर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई किया हुआ था, उनको ही खिला रहे थे और उनके लिए वर्केबल नहीं हो रहा था। देखिए ना जैसे मुल्तान है, वहां पे ठंड होती है तो उससे वजह से गेंद स्विंग हो रहा था, वहां चल रही थी बात। अब कराची ये यहाँ पर कराची में जिनके जितने भी मैचेस हैं वहां पे आपको थोड़ा पेस चाहिए होती है। अब वो हसन अली, मीर हमजा और ये जितने भी बाकी सब मीडियम पेसर इकट्ठे किए हुए, आपके पास बेंच में सिराजुद्दीन है, इतना तेज बॉलर है, वो सरप्राइज पैकेज अभी तक किसी ने नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाते हो यार, उसको खिलाओ। फिर अराफात मिनास है, मोहम्मद नवाज आपके एज एन ऑलराउंड स्पिनर काम नहीं कर रहा, तो अराफात मिनास इतना टैलेंटेड लड़का है, वो भी जनूबी पंजाब से, क्यों नहीं खिलाते हो भाई? सो वो डर के आगे जीत। एक और चीज जो सोहा बार बार कराची किंग का सवाल कर रही है, इसकी जो आत्मा है ना, दुखी आत्मा है, इस वक्त में बैठी है दुखी सूरत में, क्योंकि लाहौर की हालत, अब इनको चिंता है, वो चिंता कहते हैं ना हमारे जो पड़ोसी हैं, तो चिंता इनको है, बड़ी फिक्र है कराची किंग की। भाजी क्या हुआ, तब्दीलियां भी हुई क्या, उस बिरयानी ने बिगाड़ सारा पैदा किया है जो बिरयानी खाएगी और फिर होटलों में तबाही मची? ये बिरयानी में किसी ने ठंडा रायता डाल दिया है। बात ये है कि जो ये जो कराची है ना, उसमें एक उनके लिए कुछ जैसे शान मसूद है, मुल्तान के लिए खेलते थे तो कप्तानी भी बेहतर थी, बैटिंग भी ठीक थी। कराची में है तो वो अपनी बैटिंग को लेके भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। फिर शोएब मलिक गया, उनका भी जाता कैरियर है, वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। तो आपके जो की प्लेयर जिन पर आप डिपेंड कर रहे हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं है, तो हर चीज जो है वो बिखरी सी दिखाई देती है। और फिर एक प्लेयर जिसपे वो डिपेंड कर रहे थे जो है वो पोलार्ड, वो जो आपको पता है पड़ोस पे बहुत बड़ी शादी हो गई अंबानी साहब के बच्चे की, तो उधर चले गए वो,
तो अब खैर वो वापस ज्वाइन करने वाले हैं, तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ कराची के लिए अभी तक। आई होप आगे वो बेहतर वो शादी पे चले गए और यहाँ पे बिगाड़ पैदा हो गया। लेकिन पाजी एक और चीज, अब रावलपिंडी की स्टेडियम की बात करते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा और जो आपने कहा कि भाई स्पाइसी पिच है और कमाल की बैटिंग लाइन हमें नजर आई और बड़ा मजा भी आया स्टेडियम में। कल पूरा स्टेडियम ऐसा लग रहा था कि जो कुर्सियां रखी गई कुछ अच्छी क्वालिटी की रखी गई और ऐसे पहले बिल्कुल टूटी फूटी कुर्सियां थी। अब आपको क्या लगता है पाजी कि ये पिच इस पे पहली बैटिंग जो करेगा वही खड़का देगा? ये डिपेंड करता है। देखिए एक ग्राउंड जो होता है उसमें 7 या 8 पिचेस होती हैं, उसमें डिपेंड करता है आप कौन से वाले पिच किस मैच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पिच पे आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा घास छोड़ रहे हैं पिच के ऊपर, पिच का नेचुरल बिहेवियर कैसा है, 100% बात करना तो मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का एक रवैया होता है इस रावलपिंडी की पिच का, उसमें ये अच्छा मतलब बैटिंग पिच होता है। तो आपके पास जितने अच्छे स्ट्रोक प्लेयर होंगे उतना फायदा उठाएंगे आप बच्चे अच्छी बैटिंग पिच का। सिर्फ आपने 2 से 3 ओवर वो सर्वाइव करने हैं जो नया गेंद स्विंग होगा, वो सर्वाइव कर जाएंगे तो उसके बाद आपके पास खुला मौका है कि आप जो है वो बड़े रन कर सकते हैं। पावर हिटर रखें, खुल के खेलें, 200 प्लस का टारगेट दें, बॉलिंग में इतनी जान रखें वो 200 बचा सकें। यही छोटी सी रेसिपी है रावलपिंडी में कामयाब होने की। अच्छा, वैसे आप कह रहे थे ना कि सियासत हो या खेल हो, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन है, खासतौर पे क्रिकेट में भी। लास्टली इस पर कमेंट कीजिएगा कि मौसम क्या समझते हैं आप कि किसको कितना फ़ायदा हो सकता है, किसको कितना नुकसान हो सकता है? कि अगर हम देखें पिंडी में भी रिसेंटली हमने मैचेस को आगे पीछे होते हुए देखा है, तो मौसम के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं? देखिए वो 2 मैचेस ही थे, पहले ही 2 मैचेस जो वॉश आउट हो गए थे बारिश की वजह से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है वो बारिश तो नहीं है, मौसम क्लियर है जितनी देर तक पिंडी में मैचेस है, और होनी भी नहीं चाहिए इन द सेंस कि यार हम पीसीपीएसएल के मैचेस रावलपिंडी में एंजॉय करना चाहते हैं। तो बाकी जेनेरिक जो मौसम है वो सबके लिए बराबर है। थोड़ी ठंड जरूर है रावलपिंडी में, और ये जो ठंड होती है वो डेफिनेटली फास्ट बॉलर को थोड़ी सी हेल्प करती है। इसी ठंड की वजह से आप देखते हैं कि ये जो रावलपिंडी, पहले मुल्तान लाहौर में नया गेंद स्विंग होता था, रावलपिंडी में भी नया गेंद जो है वो 1-2-3 ओवर स्विंग होता है, और कराची में नहीं हो रहा। ये सिर्फ मौसम ठंड का फर्क है। तो आई थिंक एंजॉय करना चाहिए मौसम, एंजॉय करना चाहिए मौसम को भी और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का भी। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब हमने जिस सब्जेक्ट पर बात करनी है, बहुत ही हरमीत एक कॉमन इशू है। पहले बिनाई कमज़ोर हुआ करती थी और कहा जाता था कि उम्र का तकाजा हो जाता है, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो हर एज ग्रुप में, हर एज ब्रैकेट में ये हम चीज़ बहुत कॉमन देख रहे हैं बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल। फिर हमारा गैजेट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, और फिर ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन तो हमारी खुराक इस तरह की है और इस तरह से हम बाहर से बहुत सारे खाने खाते हैं। प्लस अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र भी होती हैं अपने वालिदैन से बच्चों में, तो बहुत छोटी उम्र से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसे बर वक्त एड्रेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर रिसेंटली आपको पता होगा, शुबे चश्म की बात करते हैं, ये बहुत वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हो गए थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर आपकी अपनी पर्सनल बहुत सारी ऐसी नेगलिजेंस होती है, आप बहुत सारी लापरवाही करते हैं, कोताही करते हैं, जिसकी वजह से आंखों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो फिर बिनाई वक्त से पहले कमज़ोर होने से कितने सारे मसाइल पैदा होते हैं। इस पर हम बात करते हैं डिटेल से। डॉक्टर कासिम लतीफ़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहब, इनिशियली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि हम ऑब्वियसली देखते थे, अपने तो घर में यही देखते थे कि एक एज के साथ आपकी बिनाई मुतासिर होना शुरू हो जाती थी। अब हम छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस के साथ देखते हैं। ख़वातीन को तो खासतौर पे वो चले अवॉइड करती हैं कि हमारा सेटिंग थोड़ा ख़राब होता है तो हम लेंस से काम चला लेते हैं, लेकिन बच्चों में ये चीज़ हम बहुत कॉमन देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं बेसिक रूट कॉज क्या है इसका? बच्चों ने आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और टैब अर्ली इन लाइफ शुरू कर दिया है। हमसे जो पहली जनरेशन थी उन्होंने फ़ोन टैब देखे नहीं, 90 से पहले किसी के पास फ़ोन टैब होता ही नहीं था। सो दे वुड स्टडी और अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते थे, बट दे वुड नॉट यूज स्टडी इन टैब्स। और हमारी इस जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं वो डे 1 से बच्चों ने, वालिदैन ने बड़ा ईजी काम सोच लिया कि बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, जो उसे टीवी दिखा देते हैं, फ़ौरन टैब दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, और बच्चा 3-4 साल की उम्र से यूज़ करना शुरू कर देता है। इससे बच्चों के आई में स्ट्रेन पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, एंड देन दे डेवलप मायोपिया, या उनको नज़दीक की ऐनक लग जाती है, दूर की ऐनक लग जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, आई स्ट्रेन शुरू हो जाती है, एंड दिस कंटिन्यूज़। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है कि ये बच्चे कम लाइट में टीवी और ये अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। कोई बेड के अंदर बैठा है जी, चादर ऊपर ले ली और देख रहा है, छुप के देख रहा है, ये कर रहा है, तो उन बच्चों की आइज़ ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आप अच्छी लाइट में देखें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये बच्चे हमारे सारी रात जागते हैं, लाइटें ऑफ करके अपना सिर्फ मोबाइल देख रहे होते हैं, उसकी वजह से इनकी आइज़ पर और स्ट्रेन पड़ता है, तो इनका जो आंख का अगर नंबर किसका 1 होना तो शायद 2, 3, 4, 5 और बढ़ जाता है और मसले मसाइल शुरू हो अच्छा जाते डॉक्टर हैं। साहब, एक और चीज़ से हम बात करते हैं ना, लाइफस्टाइल की, हेरिडिटी की बात करें, अगर हम बात करें इस पर अपनी न्यूट्रिशन की, गैजेट्स के, चलिए आपने जिक्र कर ही दिया। घर में हम बच्चे होते थे ना, तो हमारे घर में अम्मा बहुत कुछ बनाती होती थी, बेटा इसको खाओ, आंखें इससे बड़ी अच्छी हो जाती हैं, बिनाई बड़ी अच्छी हो जाती है। कितना ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमें ये चीज़ें जो हम बच्चों को बचपन से खिलाना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से भी आपकी आई साइट जो है वो मुतासर होती है। सो जो बच्चे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, कैल्शियम लेते हैं, विटामिन ए लेते हैं, उनकी आईज़ ज़्यादा तंदुरुस्त रहती हैं, ड्राई नहीं होती, एंड दे आर मोर प्रीडिस्पोज के जो एजिंग चेंजेस, एजिंग फैक्टर्स आंखों में होते हैं वो उनकी आईज़ में लेट आते हैं। सो अगर हमारी डाइट अच्छी है, अच्छी एक मुतवाज़न डाइट हम लेते हैं, तो दैट इज़ गुड एंड हेल्दी फॉर द आईज़। लेकिन जितने हमारी डाइट में ज़्यादा शुगर ज़्यादा होगी, फैट ज़्यादा होगा, उतनी ही हमारे आंखों के पर्दे या आंखों के अंदर हमारा जो लेंस है ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जी और सब एक और चीज़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, माजी में भी हमने देखा, लेकिन अब जो चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, सफ़ेद और काला मोतिया की जब बात आती है, तो एक तो आपसे जानना चाहेंगे इस दोनों में फ़र्क क्या है, फिर क्या इसकी काज क्या है, वजूहात क्या है, क्या ऐसी गलतियां कोताहियां जो हम करते जा रहे हैं, और आंख के हवाले से इसको बड़ा हमने बिल्कुल, जब दीगर बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आंखों के मसाइल होते हैं, पानी बहना होता है, जलन होती है, इस किस्म की दीगर चीजें नजर आती हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाना गवारा ही नहीं समझते। तो ये कितनी बड़ी गलती और क्या वजूहात है कि स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं काला और सफ़ेद मोतिया, और इन दोनों में फ़र्क? सो ये बड़ी आम फैंसी ज़बान में हम कहते हैं जी काला मोतिया, जिसको हम ग्लाकोमा कहते हैं, और कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया। सो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो काला मोतिया से लाइक ब्लड प्रेशर, अगर जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हमारा खून का प्रेशर बढ़ गया और हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सो काले मोतिया या ग्लाकोमा का मतलब है आंख का प्रेशर बढ़ गया, आंख का दबाव 10 से 21 मिलीमीटर के दरमियान होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हम उसे काला मोतिया कहते हैं। और जो नज़र एक दफ़ा काले मोतिया से चली जाती है वापस नहीं आती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको काला मोतिया तो उसका प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि वो विजन वापस नहीं आएगी। वो बेसिकली आपका आंख का प्रेशर बढ़ गया है एंड फॉर लाइफ आपने ड्रॉप्स डालने ही डालने हैं। इसके बरक्स जो सफ़ेद मोतिया है, दैट इज़ एन एजिंग चेंज, दैट इज़ नॉट अ डिजीज़। सो आंख में जो कुदरती लेंस डाला हुआ है, एज के साथ वो लेंस वाइट हो जाता है, जैसे कि एज के बाद हम सबके बाल वाइट हो जाते हैं, वो कुदरती लेंस भी वाइट हो जाता है। जब वो वाइट होता है तो हमारे पर्दे पर रोशनी नहीं पहुंचती। जैसे गाड़ी का शीशा अगर हेजी हो जाए तो हमें देखने की सलाहियत है, लेकिन उसके थ्रू हम देख नहीं पाते। सो ऐसी है कि आंख का कुदरती शीशा वाइट हो रहा होता है, हम उसे चेंज कर देते हैं, नया लेंस डाल देते हैं, तो हमारी 100% नज़र वापस आ जाती है। सो बेसिकली सफ़ेद मोतिया से हमारी पूरी नज़र रिकवर हो सकती है, काले मोतिये से हम उसको वहाँ पर रोक सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। सो ये बेसिक फ़र्क है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बर वक्त तशख़ीस, मतलब इमीडिएटली अगर आप इसको डायग्नोस कर लेते हो, एक टाइम प्रोसेस होता है कि कहा जाता है सफ़ेद मोतिया पूरा उतरना भी चाहिए, तो इमीडिएटली फिर उसका ऑपरेट या सर्जरी की जाती है। लेकिन अब चूँकि हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, टेक्निकलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लेज़र तक पहुँच गई हैं चीज़ें। अगर आई साइट वीक है तो लेज़र से उसको ठीक भी किया जा सकता है, स्पेसिफिक एज होती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट करने की डेड रेटिना ख़ास तौर पे, तो अब इसको एडवांस करके किस तरह से मज़ीद बेहतर किया गया है। अगर हम मेडिकल की बात करें, इस फील्ड की बात करें, तो कितना हो चुका है कि अब हम पुराने तरीका इलाज से निकल कर इस तक पहुंच गए हैं कि इसको इंस्टेंट सोल्यूशन के तौर पर लिया जा सकता है। सो एक ही पुराने ज़माने में बड़ी होती थी, मोतिया पक रहा है, पकने दें, जब पूरा पक जाएगा फिर ऑपरेट करें। वो इसलिए होता था कि उस ज़माने में ना लोगों के पास माइक्रोस्कोप्स होती थी, ना इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ऑपरेट करने के लिए। तो दे वुड वेट के पूरी तरह जब उतर जाए तब हम टांके लगे, जिसमें पूरी एक हफ्ते के लिए आंख बंद रहती थी, आंख में 10-15 टांके लगते थे और शीशा भी नहीं डाल सकता। वो पुराने तरीके से ऑपरेट करते थे। सो वो अब 90s के बाद ख़त्म हो गया। सो अब जो भी नया अब सफ़ेद मोतिया का FDA का जो है लेटेस्ट के हम कब ऑपरेट करें, जैसे मरीज़ को ज़रा सी भी दिक्कत हो सफ़ेद मोतिया से तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। उसकी विजन जैसी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो, एक बंदा है जिसने पढ़ना लिखना है फ़ौरन करा ले, और एक बंदा जो रिटायर्ड लाइफ गुजारा है उसको जब दिक्कत होगी, ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगा, लाइटों के दायरे नज़र आना शुरू होंगे, शाम को रात को देखेगा उसको 2 टुकड़े नज़र आएंगे, या कमरे में आएगा तो लाइटें बहुत मदम सी नज़र आएंगी, जब वो अलामात पे पहुँचेगा तब वो करवा सकता है। सो अब ये ख़त्म। और दूसरा, लोगों के मौसम मुताबिक बरसात में नहीं करवाना, बारिश हो तब नहीं करवाना, वो चीज़ें ख़त्म होगी। वो तब थी जब आंखों में हफ्ता बटी रहती थी, अब ऐसे नहीं है।
डॉक्टर साहब, जो आपने शुरुआत में बड़ी खूबसूरत बात की खुराक के हवाले से, हमें याद है कि एक वक्त था कि ये सुरमा लगाना बच्चों के लिए नौजवान भी लगाया करते थे, और ये खवातीन जो है अब मस्कारा पे आ गई है, हालांकि उस वक्त सुरमा खवातीन भी लगाया करती थी। इसी तरह बहुत सारे टोटके होते थे, अर्क़ गुलाब और प्याज का, लहसुन की, इस किस्म की चीजें मिक्स करके खवातीन जो है उसका इस्तेमाल भी किया करती थी। अब जो शुरुआत हमारी होती है, पहले सुबह की शुरुआत होती थी किसी दरख्त पर या ग्रीनरी पर पड़ जाती थी। अब पहला हमने मोबाइल देखना है कि भाई साहब लाइक कितने किए हैं, कमेंट्स कितने हैं और किसने मेरे बारे में क्या कहा है। सर, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज, क्योंकि अब हमारी जिंदगी इस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, इससे निकलना मुश्किल है, तो फिर क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि कम से कम उससे बचा जा सके? प्रिकॉशंस यही है कि एक तो जो आई में एजेस होनी है, सो ये कि स्ट्रेन ना करें, ज़्यादा अच्छी लाइट में पढ़ें। अगर आपको आइज़ ड्राई हो रही हैं तो आंखों को गीला रखने के लिए ड्रॉप्स यूज़ करें। ये सुरमा वगैरह और ये चीज़ें दे डोंट वर्क, दे जस्ट ऐसी मिथ्स बनी हुई, जिस सुरमा लगाने से आंख साफ होती है। बेटर है कि इफ़ यू वॉश योर आइज़ दिन में 5-6 दफ़ा, जिस तरह वजू करते हैं आइज़ वॉश कर लें। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस कि आइज़ ड्राई रहें, और जो कुछ भी आपने पढ़ना लिखना अच्छी लाइट में पढ़ें। अगर आप कम लाइट में पढ़ते हैं देन यू स्ट्रेन, और स्ट्रेन को सिर्फ सर में दर्द होती है और विजन वीक होने की जरूरत होती है। एंड कीप अ गुड डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स। जितनी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे दे विल हेल्प यू विद योर विजन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, एंड वी हैव सीन सच केसेस जिसमें हम देखते हैं कि वालिदा की वजह से, उसके आईसाइट की वजह से बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के फ़ौरन बाद ही या तो इन्फेक्शन हो जाता है, या मैंने तो बच्चों को -7 -12 पे जाते हुए देखा है। तो उस केस में क्या किस उम्र में फौरी तौर पर इसका इलाज मुआवजा शुरू कर देना चाहिए, या उस केस में क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? जो जिन पेरेंट्स को ग्लासेस लगी हैं उनको चाहिए कि 2 साल की उम्र अपने बच्चों का लाजमी चेकअप करवाना शुरू करें। अगर उनको एनक लगती है, वो बर वक्त टाइम पे एनक पहनेंगे तो ना उनकी आंखें टेढ़ी होंगी, ना ज़्यादा वीक होंगी। सो दिस इज जेनेटिक, लाइक यू सेड, कुछ डिजीज़ जीन्स में ट्रांसफर होती हैं। सो जिन पेरेंट्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है आंखों में बीमारियों की, उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को जल्दी चेक करवाएं। सो अगर उनको एनक लगती है तो एनक लग सकती है, अगर उनमें कोई आंख का प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आंखों में कंजेनिटल सफेद मोतिया वगैरह बन रहा है, तो उनको हम जल्दी देख सकते हैं। बट अगेन दिस इज जेनेटिक, सो जिन फैमिलीज नो उनको हम देख सकते हैं। तो सब अगर हम देखें, बहुत सारे लोग ये एक तो आप जैसे सूरज में निकलते हैं, यानी शुआएं पड़ती हैं या लाइट की पड़ती हैं, तो आंखों से पानी शुरू हो जाता है, जलन की बात करते हैं। और दूसरी बात, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें ये एक शख्स जो है वो दो दिखाई देते हैं। सो ये कौन सी स्टेज होती है, और ये जो जलन और पानी का गिरना, ये क्या आपको, ये कौन सा साइन होता है और क्या इसमें करना चाहिए? सो आंखों में जो जलन और पानी निकलने का मतलब है कि आंखें ड्राई हो रही हैं या आंखें सेंसिटिव हैं। कुछ लोगों की आई सेंसिटिव होती हैं सनलाइट से, किसी की आंख पे ज़रा हवा ज़्यादा चली गई, कोई डस्ट उड़ के चला गया, तो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि अगर आंख में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है तो बेतहाशा पानी बनाए और उसको बाहर निकाले। सो अगर तो आपकी आंख में कोई चीज़ गिर गई है तो आई को वॉश करें ताकि वो निकल जाए। अगर फिर भी आपकी आइज़ में पानी आ रहा है, मीन्स आपकी आइज़ ड्राई हैं और जिसम उनको गीला रखने के लिए बार बार पानी बना रहा है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप बाहर अगर जाएँ, डस्टी एनवायरमेंट में जाएँ, टू वेयर एनी सन ग्लासेस, ताकि आंखों में धूप या मिट्टी उड़ के ना जाए या डस्ट वगैरह ना जाए। सो ये तो ड्राइनेस की वजह से ऐसे हो रहा होता है। थिंग्स रेगुलरली, खास तौर पे जब आप बाहर जा रहे हो। लेकिन ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है और वो है पफ़ी आइज़ का। मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप इस पर भी कमेंट करें कि बहुत मसला ये, पहले तो हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि एक एज पे जाकर होना शुरू होता था। अब यंगस्टर्स में हम बहुत देखते हैं ना सोने की वजह से, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, लेकिन इसका इलाज मुरतब होते हैं ये पफ़ी आइज़। हाँ, मेकअप करके कवर तो हो जाता है लेकिन फिर भी मसला होता है। तो ये पफ़ी आइज़ का हल क्या है खास? सो पफ़ी आइज़ तभी होती है अगर हमारी आइज़ को प्रॉपर नींद ना मिले, ठीक है जी, अगर हमारी खुराक अच्छी नहीं है, अगर हम रेस्ट ना दें। सो अगर आप सारी रात जागेंगे तो आपकी आइज़ पफ़ी होंगी। सो एक यंग एज के अंदर तो यही सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे नींद पूरी नहीं करते और प्रॉपर डाइट नहीं लेते। सो बिकॉज ऑफ दैट आइज़ पफ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एज के साथ साथ तो हमारी जो आंख के पीछे फैट है वो लूज हो जाता है और आंख की स्किन के नीचे आ जाता है, तो वो तो आना ही आना है। लेकिन यंग एज के अंदर दिस इज मोस्टली बिकॉज के बच्चे अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, खुराक अच्छी नहीं खा रहे, दे आर टायर्ड ऑल द टाइम एंड दैट लीड्स टू पफी आइज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत सारी मिथ्स भी हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं जिसको मेरे ख्याल से क्लियर करना पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है अक्सर कहते हैं कि आप ऐनक लगा लेंगे तो फिर आपकी नज़र ना बढ़ेगी ना कम होगी, लेकिन एटलीस्ट रुक जाएगी। डॉक्टर्स अक्सर ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप इलाज मुआवजा करें, अच्छी खुराक लें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें तो हम उसको रिवर्स पे लेके जा सकते हैं? बहुत सारे केसेस आई हैव सीन माई सेल्फ कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। तो क्या ये पॉसिबल है आज के वेल इक्विप्ड ट्रीटमेंट से कि आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं अपनी आई साइट को? सर रिवर्स नहीं होती,
उसका प्रोग्रेशन कम हो सकता है। अगर किसी को जीन्स मिले, मसलन अगर मुझे जीन्स मिले कि मेरा कद 6 फुट होना है, मैं गाजर खाऊं, मूली खाऊं, खीरा खाऊं, मेरा कद 6 फुट होके रहेगा। सो अगर मुझे जीन्स मिले कि मेरा नंबर 6 या 7 होना, तो होके रहेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर नंबर नहीं पहनूंगा तो 7 से बढ़ के 9, 10 भी हो सकता है, क्योंकि मेरी आई स्ट्रेन करती जा रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका नंबर है तो आप प्रॉपर नंबर पहने, अच्छी खुराक करें, तो उसका प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। या अगर उससे 7 या 8 होता है शायद वो कम रह जाएगा। बट ये नहीं हो सकता कि रिवर्स हो जाए, उसके लिए फिर लेजर वगैरह करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। बट ये नहीं हो सकता कि नंबर अच्छी खुराक से रिवर्स हो जाए। जो जेनेटिकली हमें मिलना है उतना तो मिलना ही मिलना है नंबर। तो वो उसमें ग्रेजुअली इसको कम किया जा सकता है, बट हम इसको रिवर्स करके जीरो नहीं कर सकते, प्रोग्रेशन रोक सकते हैं उसका। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन के साथ हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वैसे तो हमारे पास एक ही सिख है, बल्कि अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो हरमीत पाजी का बहुत नाम है। लेकिन हरमीत पाजी समेत अगर हम सिख बरादरी की बात करें तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में जिस तरह से बेहतरीन अंदाज पे ना सिर्फ इन्होंने अपना कल्चर प्रमोट किया है, बल्कि हर चीज़ के बारे में और हर इशू के बारे में जिस तरह से आवाज़ उठाई है, वो क्रेडिट सिख बरादरी को जाता है। और जैसे हरमीत, हमने पहले भी बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं। अगर हम कनाडा की बात करें, यूके की बात अच्छा, करें, वैसे नाज़रीन एक और चीज में साथ ऐड करूं, सोहा, एक तो इंट्रो आपने बड़ा मजे का किया। सोहा जो है, आप जो बात करें, ये पंजाबी टच होना चाहिए, क्योंकि साड़ा पंजाबी भरा ऑस्ट्रेलिया तो है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा तो है, मेरी पंजाबी बड़ी वर्स्ट है। सो दैट्स व्हाई मनप्रीत पाजी, कैसे आपनो जी आया नो पाकिस्तान विच, ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं ਅਸੀਂ पब्लिक गुड मॉर्निंग विच। मनप्रीत पाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ? हाँ बिल्कुल कर सकते जी, हैं, जी, हम करो, आज़ाद करो, हैं, पाजी। ज़ुबान आज़ाद। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਤੇ ठीक ਮੇਰਾ कहते ਬੜਾ हैं। ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। नहीं जी, आपको हम वेलकम कहते हैं, ना सिर्फ गुड मॉर्निंग पब्लिक में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, चूँकि आप सिख स्याह हैं। और अगर हम बात करें एक्सप्लोर करने की, तो आपको पता है कि सियाहत में ख़ासतौर पे पाकिस्तान का नाम भी उस फहरिस्त में आता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ख़ासतौर पर अगर हम सिख बरादरी की बात करें तो गुरुद्वारे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर करतारपुर की बात करें, वो क्रेडिट जो है वो जाता है पाकिस्तान को, कि वो रास्ते किस तरह से सिख बरादरी के लिए, पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों के लिए हमने खोले हैं। तो आपने यकीनी तौर पर एक्सप्लोर किया होगा, कैसा लगा ये सब कुछ देख के? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫੂਡ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਗਏ, ਵਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 40-50 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਘੁੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ 40-50 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ 2 ਵਾਰ ਜਾਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਸਰਗੋਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼। इंशाल्लाह।
मनप्रीत, हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं और वो ये है कि हम जिस तरह से मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये कह रही थी कि सिख बरादरी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने आप को मनवाया है पूरी दुनिया के सामने। हाँ जी। अब एक कम्युनिटी के तौर पर हम कनाडा में बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी देखते हैं, यूके में देखते हैं, भारत में तो चलो वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है सिख बरादरी की। अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि हम बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे हम देखते हैं कि आपकी ज़ुबान में लिखा भी होता है कि ये रास्ता यहाँ जा रहा है, ये रास्ता वहाँ जा रहा है, मतलब बोर्ड्स हम देखते हैं। तो ज़ुबान को भी किस तरह से आप लोगों ने रजिस्टर्ड करा दी है, इस पर भी आप क्या समझते हैं, कितना वक्त लगा है ये सब कुछ करने में? मजीद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए मजीद एक्सेप्टेंस के लिए? हाँ जी, देखो डेकेड्स लग गए। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਰਸੂਖ ਵਧਿਆ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਧੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੁਰਬੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ, तो एक तो तुसी बटेर उत्थे खाने जरूर ने, लेकिन एक और था शहीद भगत सिंह दा जिहड़ा स्था है उसनों भी बड़ा जबरदस्त तरीके ते साडे पंजाबी भरा ने बड़ा उसनों ठीक ठाक के बड़े विजिटर भी उत्थे जाते, तो हैगा इरादा उत्थे? देखो असी कल की है, कल असी फैजलाबाद सीगे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖੇ ਕੁਝ। ਸੋ ਲਾਇਲਪੁਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਫੈਜ਼ਲਾਬਾਦ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ जाना ਅਸੀਂ। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में एक और चीज सोहा, वैसे बहुत ज्यादा कम लोग जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कि मिनी अमृतसर, एक करतारपुर साहब तो वहां पे है जहां पे कॉरिडोर है, लेकिन एक करतारपुरा रावलपिंडी छेगा पाजी, मनप्रीत पाजी रावलपिंडी जो तुसी थे आओ तो तुसी मेरे मेहमान हो गए, लेकिन एक और था है इथे मिनी अमृतसर, मिनी अमृतसर पिशावर जोगन शाह दा जड़ा गुरुद्वारा हैगा उन्हों मिनी अमृतसर कहा जाता है। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਰਾਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਾਇਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਪ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵਨ ਨੌਰਦਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਨੌਰਦਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲੈਟਿੰग मी नो, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। अच्छा मनप्रीत, एक और चीज़ जो कि आपकी प्रोफाइल में भी बड़ी मेंशन चीज़ है कि आपने आईटी के लिए बहुत काम किया और उसके फ़रोग के लिए मज़ीद भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। मैं लाइक 20 ईयर्स ਤੋਂ ਆਈਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 90% ਬਣਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। दो चीज़ों ते कितना बूस्ट हो सकता है पाकिस्तान दा टूरिज्म डिपार्टमेंट दा आईटी सैक्टर नो, तुसी किस तरह देखते हो? नौजवानों नाल तुहाडी मुलाकात भी हो या उस विच तुसी किना नौजवानों नो कितना तुसी एक्टिव देख रहे हो कि एक रोल निभा सकते हैं इन दोनों सैक्टर ते? दोनों सैक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, बट मैं जो फील करदा कि जिहड़ा टूरिज्म सैक्टर है
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ गाइड करते हैं। सो भाजी टूरिज्म तो बूस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक टूरिज्म है मनप्रीत, और एक हम बात करते हैं मजहबी सियाहत को फ़रोग देने की, कि मतलब हम देखते हैं कि अगर हम सिख बरादरी की बात करें तो करतारपुर बनने के बाद ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले सिख बरादरी का जो एक रास्ता खुला है, और जिस तरह से वहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, आपने देखा है कितनी ज़बरदस्त अंदाज में उसको बनाया गया है, तो उस पर आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम गया है पूरी दुनिया को, खासतौर पर सिख बरादरी को पाकिस्तान की तरफ से? देखो पैगाम यही है कि यू आर वेलकमिंग अस विद ओपन आर्म्स। सो जो कोई बंदा वेलकम करता, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਰ अपना ਵਧੇगा इंशाल्लाह। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान में जितनी भी आप एक्सप्लोर कर ले चीज़ें उतनी रह भी जाती हैं, क्योंकि आपने कहा टाइम बड़ा कम है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें देख ली और बहुत सारी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको पता है आजकल पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रहा है, PSL भी चल रहा है, मैं जाया। अच्छा, मैं लाहौर ते मुल्तान ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂक्स, मैनू हर जगह लेके जा रहे हैं जिथे भी मैं जाना चाहना। और क्या चीज़ें आखिरी में ये बताएं कि जो आप करना चाहते हैं जाने से पहले लाहौर में या पाकिस्तान में, वो चीज़ें खास तौर पर जिनके लिए आप प्लान कर रहे हैं, आगे क्या क्या प्लान्स हैं? कुछ गुरुद्वारा साहब, जिवें मेरी गल हुई है हरमीत जी नाल पहलां कि गुजरांवाला जाना है, महाराजा रणजीत सिंह, भगत सिंह जी का बाद पता लगा, असीं ट्राई करांगे कि उत्थे भी जाइए ते लोकां नूं दसीए वो जगह की इंपोर्टेंस की हैगी है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4-5 ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਂਡ फ्रेंड्स स्पेंड करना चाहते हैं लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ। चले जी, वार्म वेलकम आपको पाकिस्तान में भी, और जितनी भी जगह हैं आप उसको एक्सप्लोर करें, और फिर याद रखें पाकिस्तानी कौम को भी और उनकी मेहमान नवाजी को भी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।